ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर बाकी सभी वॉरियर्स को लग रहा था कि किंग ज़ेनियान लुओ फेंग को अपना डिसाइबल नहीं बनाएंगे, पर हम देखते हैं कि किंग ज़ेनियान लुओ फेंग को अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और वह लुओ फेंग के कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं यूजिन को जो फेंग के ब्रदर लुआ हुआ के साथ बात कर रही थी। लुआ हुआ उनसे कहता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के साथ हुई नेगोशिएशन से लेकर अब तक उन्होंने हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। क्या वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं? क्या वो यूनिवर्स के नंबर 1 बैंक के साथ कोऑपरेशन करना नहीं चाहेंगे? इस पर यूजिन उसे थोड़ा सा सब्र रखने को कहती है कि तभी इतने में लुआ हुआ के टैब के ऊपर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। साथ ही उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से एक मैसेज भी रिसीव होता है जिसे वो पढ़ते हुए खुश होकर यूजिन को बताता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है और उन्होंने हमारी सारी कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया और वो हमें नेट एसेट वैल्यू का 8 टाइम्स देने की ऑफर भी कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर यूजिन भी सुकून का सांस लेती है और काफी खुश हो गई थी, इसलिए वो कहती है बहुत अच्छा। पिंग हाई कंपनी की करंट नेट एसेट्स वैल्यू 3rd क्लास सब्सिडरीज में शामिल है, पर अगर हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सेंटर में इंटर होना है तो फिर हमें पिंग हाई कंपनी को जरूर 2nd क्लास में अपग्रेड करना होगा। यूजिन की इस बात पर पिंग हाई वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की कंडीशंस चेक करते हुए बताता है अगर हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में 2nd क्लास सब्सिडरीज बनना है तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी नेट एसेट्स वैल्यू 100,000 हुन युआन्स होनी चाहिए और अगर हमें 1st क्लास पर पहुंचना है तो हमारी नेट एसेट्स वैल्यू 500,000 हुन युआन्स होनी चाहिए। और अगर हम 100,000 हुन युआन्स की वैल्यू का अंदाजा लगाएं तो इससे हम थाउजेंड्स की तादाद में प्लैनेट अर्थ खरीद सकते हैं, जबकि पिंग हाई कंपनी की अभी की एसेट वैल्यू 30,000 हुन युआन्स है। यूजिन कहती है अगर हम पिंग हाई कंपनी को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में प्रायोरिटाइज करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही वो अपने माइंड में ये भी सोच रही थी कि जहां अभी अकेले लुओ फेंग को अर्थ को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है तो तब मैं भी उसकी सपोर्ट कर पाऊंगी, यानी कि ये दोनों मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सोचते हुए वो कहती है हम ये जरूर कर लेंगे और देखा जाए तो हम पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं, क्या ये किसी अजूबे से कम है? तभी हमें एक लुक अर्थ की भी दिखाई जाती है कि अब अर्थ पहले से भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है और यहाँ पर तो इनके पास स्पेस से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी के साथ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को जो कि अब अपने न्यू मास्टर किंग ज़ेनियान के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किंग ज़ेनियान लुओ फेंग से काफी ज्यादा दूर बैठकर सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से हल्के से एक स्टोन को लुओ फेंग की तरफ थ्रो करते हैं, पर फिर भी उसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा तेज होती है और इवन इसमें वो अपने स्पेस ओरिजिन लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो पत्थर हवा में ही टेलीपोर्ट होकर बड़ी तेजी के साथ लुओ फेंग के नजदीक आ गया था और ये बात फेंग को रियलाइज भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्टोन लुओ फेंग को हिट होता है और लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में मारा जाता है। पर वो फिर से रिवाइव होकर अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू रखता है जब तक कि वो इस बारे में अच्छे से नहीं समझ जाता और ऐसे ही टाइम बहुत ही तेजी के साथ बीतता जाता है और साथ ही साथ वो हमें वॉइस ओवर में बताता भी है कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या हो रहा है। वो बताता है कि अब मैं अपने मास्टर किंग ज़ेनियान के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिसमें मैं स्पेस ओरिजिन लॉ के ऊपर फोकस करते हुए बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ। इस टाइम पीरियड में यूजिन ने स्पेस से काफी सारे हाईटेक टूल्स खरीदे हैं अर्थ को रिस्टोर करने के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए और इन हाईटेक टूल्स की हेल्प से उसने अर्थ के इकोसिस्टम को बहुत ही तेजी के साथ रिकवर कर लिया है। इससे वहां की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और अब अर्थ को सिर्फ इंसेक्ट क्लैन मदर नेस्ट से ही खतरा है, पर खुशकिस्मती से उन्होंने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मदर नेस्ट के आसपास पूरी मिलिट्री बेस बना दी है और इसी वजह से इंसेक्ट क्लैन मदर नेस्ट के आसपास का 100 ऑफ माइल्स का एरिया चारों तरफ से बैरियर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है और उसे हर वक्त रियल टाइम मॉनिटर किया जाता है ताकि वहां पर जरा सी भी हलचल हो तो उन्हें मालूम हो जाए। अभी तक वहां पर टॉक्सिक गैस के 2 धमाके हो चुके हैं पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि वहीं एक्सट्रीम मार्शल हॉल के अंडर में मार्स की ग्रेविटी को अर्थ के जैसे रिकवर कर दिया गया है और वहां के एनवायरनमेंट को भी ह्यूमंस के रहने के लिए सूटेबल बनाया जा रहा है, जबकि मार्स के मून को फूड प्रोडक्शन बेस बनाया जा रहा है। और अब क्योंकि मैं खुद अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल हो चुका हूँ तो इसीलिए मैंने उन सभी स्लेव्स को जिन्हें मैंने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय किया था उन्हें अपनी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उनके अंदर से बायोचिप्स हटाकर आजाद कर दिया है और जैसा मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी होम टाउन को बनाने में उनकी हेल्प करूंगा तो इसीलिए जो कोई भी अपने होम टाउन वापस जाना चाहता था मैंने उसे जाने दिया। हाउएवर फिर भी उनमें से कुछ लोगों ने अर्थ पर रहना ही चूज किया और वो लोग अब अर्थ पर अपनी फैमिलीज बनाकर खुश हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने तो ह्यूमंस के साथ अपना बॉन्ड बनाया है और वो लोग हैप्पीली मैरिज करके यहाँ पर अपनी फैमिलीज बनाकर खुश हैं। और रही बात बैकारुल, ओगी और मैंगी जी की तो उन्होंने मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। ये सब बताते साथ साथ लुओ फेंग अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा होता है और अब काफी सालों की कड़ी मेहनत के बाद लुओ फेंग अपने मास्टर के उस स्टोन अटैक को कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब हो पा रहा था, पर अभी भी वो इसे रोकने में फुली सक्सेसफुल
सक्सेसफुल नहीं हुआ। तभी वो वॉइस ओवर को कंटिन्यू करते हुए हमें और बताता है सेकंड ब्रदर ने भी वर्ल्ड मास्टर लेवल कबू की इनहेरिटेंस ले ली है और वो मिस्टर वू से गाइडेंस लेते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उनके साथ प्रैक्टिस करते करते वो स्टार लेवल 9 पर पहुंच चुके हैं और यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जबकि फर्स्ट ब्रदर लीडर होंग सैकुलेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर वो टाइम टू टाइम अपने चाहने वालों की ईमेल्स भेजते रहते हैं। तभी हमें यहाँ पर कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि यूजिन अब लोंग यू के साथ चेयर्स कर रही है, जिसका की मतलब है कि वो भी अब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में सेकंड क्लास पर पहुंच चुकी होगी। हर कोई तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये कहते हुए वो हमें बोलन, लोंगजुन, लाइटवुक और बाकी सभी जीनियसेस जिन्हें भी वो जानता है और जिन्हें भी चाहता है उनके बारे में बताता है और कहता है मैं ढीला नहीं पड़ सकता। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद लुओ फेंग अपने मास्टर के कई सारे अटैक्स को एक साथ डोज कर पा रहा होता है और उसकी स्पीड पहले से बेइंतहा ज्यादा हो गई थी और फिर ऐसे करते करते वो मास्टर के अटैक्स को रोकने में भी कामयाब हो पा रहा था और अपने मास्टर के इन अटैक्स का सक्सेसफुली और इजीली सामना कर लेने के बाद मास्टर लुओ फेंग को कुछ न्यू टेक्निक्स देते हैं जिन्हें वो प्रैक्टिस करने लगता है और यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहने के साथ साथ उसने स्काई ब्रिज के 3rd लेवल के टेस्ट का भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो 4th लेवल में पहुंच चुका होता है। जिसके बाद अब आगे मास्टर से गाइडेंस लेते हुए वो कहता है ये इतना ज्यादा टाइम सिर्फ आंख झपकने की स्पीड से ही गुजर गया। अब मुझे यहाँ पर केओस सिटी में प्रैक्टिस करते करते 20 साल होने को हैं और मेरे मास्टर की गाइडेंस के अंदर में मैं यूनिवर्स और रीजन लॉ को समझने में और भी बेहतर होता जा रहा हूँ। फेंग को इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ देखकर हम देखते हैं कि किंग ज़ेनियान भी लुओ फेंग की ग्रोथ से काफी खुश होते हैं। तभी इसी बीच हमें केओस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोंगजुन, लाइटवुक और लोंगजुन ये तीनों 3rd लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, जबकि लुओ फेंग और बोलन 4th लेवल पर। वहां पर मौजूद वॉरियर्स इन्हें देखते हुए काफी खुश हो रहे होते और इन्हें चेयर अप कर रहे थे और देखते ही देखते बोलन 4th लेवल का ब्रेक थ्रू करते हुए 5th लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखकर तो लाइटवुक का लोंगजुन, रोंगजुन और लुओ फेंग भी हैरान होते हैं और अब हमें पता चलता है कि इस बीच टाइम इतनी तेजी के साथ गुजरा कि लुओ फेंग को केओस सिटी में आए हुए 30 साल होने को हैं। इसीलिए वो अब स्काई ब्रिज में जाते हुए कहता है यहाँ से जाने से पहले मैं स्काई ब्रिज के 5th लेवल का ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर फाइट करके कुछ न्यू टेक्निक्स के बारे में पता चलता है तो मैं यहाँ से जाने से पहले उन्हें भी सीख लूंगा। ये कहते कहते अब लुओ फेंग स्काई ब्रिज में पहुंच चुका था, जहाँ पर बैटलफील्ड में आते साथ ही उसके सामने उसका ओपोनेंट आ जाता है। अपने ओपोनेंट को देखते हुए लुओ फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 4th फॉर्म टैलेंट विदाउट वर्क का इस्तेमाल करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल स्टाफ अपीयर होता है। ये देखते हुए फेंग का ओपोनेंट अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे उसने वहां पर स्पेस टाइम पोर्टल क्रिएट करते हुए उसके अंदर से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाला था। ये देखकर तो फेंग भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये स्पेस सेपरेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अब ये दोनों बिना टाइम हुए बैटल स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लुओ फेंग का स्टाफ उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और इन दोनों के टकराव की पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास की सारी बैटल अरीना सिर्फ इनके इस अटैक से जो ओरा निकल रहा था उसी से ही डिस्ट्रॉय होती जा रही होती है। और वो किस हद तक डिस्ट्रॉय हो रही थी ये तो आप देख ही सकते हैं। फेंग अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए कहता है भले ही ये गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 5th फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी 4th फॉर्म से ज्यादा बेहतर होगी। वो अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपने स्पिरिचुअल स्टाफ को कंट्रोल करते हुए बार बार उसकी स्वॉर्ड के साथ टकराता है और अभी भी फेंग इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था, जो देखकर फेंग का ओपोनेंट अपनी स्वॉर्ड के साथ स्पेस पावर्स को इन्फ्यूज करता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड के चारों तरफ स्पेस और रीजन लॉ की पावर्स आ गई थी और वो अपनी एक ही हिट में बड़ी ही आसानी से लुओ फेंग के स्टाफ के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर फेंग भी हैरान हो गया था, पर वो स्वॉर्ड वहीं पर ही नहीं रुकती, वो सीधा फेंग पर अटैक करते हुए उसे हराने वाली थी। तो फेंग जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टाफ को जोड़ते हुए अपने सामने लाकर इस स्वॉर्ड के हमले से बचता है, लेकिन अब इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा मुश्किल होने लगी थी और उसके सर में भी पेन होने लगता है। इसीलिए वो अपने स्टाफ को कंट्रोल करते हुए उसके हमलों से बच रहा था और साथ ही साथ कहता है मेरे इस गोल्डन स्टाफ को मेंटेन रखने के लिए मेरी ऑलमोस्ट 30% स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में लुओ फेंग का वो गोल्डन स्टाफ बार बार उसके ओपोनेंट की स्वॉर्ड से कट रहा होता है और वो बड़ी आसानी से फेंग के गोल्डन स्टाफ को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट रहा था, पर फेंग जल्दी से उसे कंट्रोल करते हुए उसके सामने लाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। इससे फेंग को काफी परेशानी हो रही होती है और अब फेंग का ओपोनेंट दोबारा से एक स्पेस टाइम पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से स्वॉर्ड निकालकर सीधा फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब इससे पहले कि वो अटैक फेंग को हिट हो पाता, फेंग उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड में सोचता है मैंने क्लियरली केओस टॉम्बस्टोन की 9 रेन ड्रॉप्स वाली पेंटिंग्स को अच्छे से समझा है, पर फिर भी मैं यहाँ पर वीक कैसे बढ़ रहा हूँ। अब जब फेंग ध्यान लगाकर उस पेंटिंग को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करता है तो उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उस पेंटिंग का मीनिंग क्या है। इसलिए वो कहता है तो ये ऐसे वर्क करती है। हालांकि मैंने 9 रेन ड्रॉप्स को समझ लिया है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये 9 रेन ड्रॉप्स इस तरह से वर्क करती होंगी। मेरे गोल्डन स्टाफ के अंदर स्वॉर्ड डोमेन है जो इसे मेंटेन रखती है, इसीलिए तो ये टैलेंट विदाउट वर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाया।
तो अब फैंग यहाँ पर अपनी एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि फैंग अपने गोल्डन स्टाफ को इस तरह से मूव करेगा कि वो शॉक वेव्स बनाए, और इस तरह से उसे इसके साथ स्पेस ओरिजिन लॉ को मर्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये स्पेस ओरिजिन लॉ को मर्ज करने से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हम देखते हैं कि फैंग वाकई अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी से स्पेस ओरिजिन लॉ वाली स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो चुका था। इवन इससे वो स्वॉर्ड को तोड़ते हुए अपने ओपोनेंट को भी खत्म करने में कामयाब हो जाता है, और इसकी इस हिट की डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा थी कि वो बैटल अरीना टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। मास्टर कांगबू लुओ फैंग की इस अचीवमेंट को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं लुओ फैंग ने अपने ओपोनेंट की टेक्निक को एडॉप्ट करने की बजाय कियोस टॉमस्टोन की फर्स्ट पेंटिंग की डीप नॉलेज का इस्तेमाल किया। ये वाकई काबिले तारीफ है। लुओ फैंग की सोचने और समझने की काबिलियत और इसकी डेवलपमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर कांगबू लुओ फैंग से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुके होते हैं। इसी के साथ सीन कट होता हमें कियोस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का माहौल एकदम शांत था और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, अनटिल वहाँ पर लुओ फैंग के स्काई ब्रिज के 5th लेवल को पास करने की न्यूज नहीं आ गई। वहाँ पर मौजूद लोगों को जब पता चलता है कि लुओ फैंग ने स्काई ब्रिज के 5th लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो वो किस कदर शॉक्ड हो चुके थे ये तो आप देख ही सकते हैं। रोंगजुन और लाइट वो का भी ये जानकर लुओ फैंग के लिए काफी खुश होते हैं, जबकि बेचारा फैंटम जेलास उसको तो अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लोंगजुन लुओ फैंग की अचीवमेंट्स को देखते हुए कहता है लुओ फैंग ने 5th लेवल को पास कर लिया, ये फिर से बोलन के बराबर पहुंच गया। मैं एंशिएंट रीजन में हूँ, पर फिर भी ये मुझसे ज्यादा तेजी के साथ आगे कैसे बढ़ रहा है। तभी दूसरी तरफ हम बोलन को देखते हैं जो कि स्काई ब्रिज के 5th लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए आया हुआ था। फिर हमें किंग जेनियान को दिखाया जाता है जिनके पास लोंगयू आई हुई थी। वो उनसे कहती है जीनियस फाइटर्स की एवरेज 30 जनरेशंस में सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसने कियोस सिटी के इस टाइम पीरियड में 5th लेवल का ब्रेक थ्रू किया, और उसने 9 कियोस टॉमस्टोन चूज नहीं किया था। लुओ फैंग वाकई टॉप टैलेंट है। 9 यूनिवर्स कल्ट में ये बहुत रेयर है। लोंगयू के मुंह से लुओ फैंग की तारीफ सुनकर किंग जेनियान कितने ज्यादा खुश हो रहे थे वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, और वो जोर जोर से हंसे जा रहे थे। इस पर लोंगयून भी लाइक ये भी ना, और फिर वो तेजी के साथ वहां से चली गई थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फैंग को जो कि कियोस टॉमस्टोन में बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है। वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इनर वर्ल्ड में आकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो बाता बड़ी तेजी के साथ आकर उसके साथ टकरा जाती है, जिससे उसे चोट लग गई थी। तो अपनी चोट को मलते हुए कहती है बोलन ने 6th लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है अगर उसने सबसे मुश्किल कियोस टॉमस्टोन को चूज नहीं किया होता, अगर उसने टाइम और स्पेस ओरिजिन लॉ को समझने वाले सबसे मुश्किल कियोस टॉमस्टोन को चूज नहीं किया होता, तो फिर तो वो 6th लेवल का ब्रेक थ्रू यहाँ पर आते ही कर लेता। और फिर वो कहता है मैं अपने मास्टर की उम्मीदों पर फ्यूचर में खरा उतर सकता हूँ। बोलन वाकई जीनियस है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ कम्पीट नहीं करूंगा, मैं उसके साथ जरूर कम्पीट करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये कहते हुए फैंग एक सीरियस लुक देता है, और उसकी इसी सीरियस लुक के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको ट्यूसडे शाम को मिल जाएगा। तब तक के लिए पीस आउट।